हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 5 और 6 अगस्त दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि गगनयान मिशन, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले सप्ताह में बताया था कि अगले साल 2025 में गगनयान मिशन लॉन्च हो जाएगा और इसके जो क्रू मेंबर्स हैं वो भी पूरे तरीके से सक्सेसफुली इनकी ट्रेनिंग कंडक्ट हो चुकी है। तो उसी से जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बात का फैसला ले लिया गया है कि गगनयान मिशन में जो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं उनमें से उन सभी के ग्रुप को लीड करेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये एक सबसे बड़ी न्यूज़ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे पिछले वीडियो में सवाल ये पूछा था सोलर सिस्टम से कि मरकरी जो है ये कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। इसी को रेवोल्यूशन पीरियड भी बोला जाता है, हिंदी में परिक्रमण काल भी इसी को बोलते हैं। तो मरकरी सूर्य के सबसे पास होने की वजह से केवल 88 दिनों में सूर्य का पूरा एक चक्कर ये कर लेता है। और 225 दिन जो है ये वीनस को लगते हैं पूरा करने में, 365 दिन पृथ्वी को लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, और 687 दिन में मंगल सूर्य का एक चक्कर पूरा कर पाता है, मतलब मार्स। क्या आपको पता है मार्स की कितनी सैटेलाइट हैं? इसकी दो सैटेलाइट है, एक जिसको बोलते हैं डेमोस और दूसरी है जिसको बोलते हैं फोबोस। स्टैटिक जीके में अगर आप कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो आप मेरी इस किताब को अमेजोन से आज ही ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। इसको मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में लॉन्च किया हुआ है। इस किताब का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसमें मैंने 81 टॉपिक स्टैटिक जीके के कवर किए हैं और उन सभी टॉपिक से बनने वाले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्यूशन के साथ टीसीएस पैटर्न पर आधारित आपको दिया हुआ है। एग्जाम आप कोई भी देने जा रहे हो, ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। 20% का ऑफ इसमें चल रहा है, तो आप इसे इस टाइम पे अवेल कर सकते हैं। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट का 32वां संस्करण भारत के कौन से शहर में आयोजित किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। एक और बात यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग है, आपको पता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट की जो ये मीटिंग है ये पिछले 65 सालों में कभी भी भारत में नहीं हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय मंच कृषि को लेकर भारत में इस बार आयोजित किया जा रहा है। और इसका आयोजन नई दिल्ली के नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर के अंदर किया जा रहा है। इसकी जो थीम है ये रखी गई है ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको वर्ल्ड क्लास लेवल में तैयार किया जाए। मतलब कहने का ये कि हम लोग कृषि प्रधान देश हैं। आपको ये पता होना चाहिए भारत पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी इतना अनाज उगाता है कि हम खुद तो खाते ही खाते हैं, पूरे दुनिया के और भी कई कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करने का भी काम करते हैं। तो इन चीजों का फायदा हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना चाहिए। इसके लिए पूरे 75 देशों से करीब 1000 से ज्यादा डेलीगेट्स भारत में आए थे। इसका मेन पर्पस ये है कि दुनिया भर के मैक्सिमम कंट्रीज के साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर हमारे रिलेशन बने, जिससे कि हम निर्यात ज्यादा कर सकें और आयात कम करें। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के चीफ के रूप में एक बार अपॉइंट किए गए हैं फिर से इंद्रजीत कैमोत्र। तो इंद्रजीत कैमोत्र जो हैं इनको कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया है? तो अगले 2 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट बढ़ा दिया गया है। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक बात आप और ध्यान रखिएगा, भारत पे एक कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है, ठीक है? तो भारत पे ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 49% शेयर्स ऑलरेडी खरीदे हुए हैं। तो एक तरीके से बोल सकते हो भारत पे इस बैंक का हिस्सेदार है। और कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था सिडबी के हाल ही में नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? ये हैं मनोज मित्तल। इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। ये कौन सा शहर है जहां पर आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की जॉइंट कमेटी मीटिंग के 5वें संस्करण का आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता में किया गया है। आसियान जिसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसका हेडक्वार्टर भी जकार्ता है। ये जो मीटिंग है इसका मेन उद्देश्य ये है कि आसियान कंट्रीज जो हैं, मतलब जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, वो सभी भारत के साथ ट्रेड रिलेशन को बढ़ावा दें। तो एक्चुअली एक तरीके से बोल सकते हो कि जकार्ता में भले ही लीड किया गया है लेकिन इसकी अध्यक्षता भारत ने ही करी हुई है।
आसियान की स्थापना 1967 में करी गई थी और इसकी जो मेंबरशिप है ये इस टाइम पर 10 देशों के पास है, मतलब 10 मेंबर कंट्रीज हैं इसके, और 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। इस टाइम पे इसके सेक्रेटरी जनरल हैं काओ किम हॉर्न। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काओ किम हॉर्न। ठीक है। भारत का ये कौन सा नेवल शिप है जिसने रशियन नेवी के साथ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है? तो ये हमारा नेशनल शिप है जिसका नाम है आईएनएस तबार। क्या नाम है? आईएनएस तबार। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में रशिया का 328वां नेवी परेड डे आयोजित किया गया। इसका आयोजन रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट में किया गया। तो भारत हर साल रशिया की जो नेवी डे परेड होती है वहां पर हिस्सा लेता है, और 2021 से, मतलब पिछले 4 सालों से, इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस तबार को ही भेजा जा रहा है वहां पर इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए। ये जो एक्सरसाइज है ये अपने आप में भारत और इंडियन नेवी के बीच में रिलेशंस को बढ़ावा देने का काम करता है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो 328वां रशिया ने अपना नेवी परेड डे मनाया, और 325वीं बार के बाद आईएनएस तबार ही लगातार यहाँ पर शिरकत कर रहा है। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में करी गई थी। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इस टाइम पे नेवल चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भारत सरकार की तरफ से देखिए है क्या कि भारत में जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं उनका जो मेंटेनेंस हुआ, रिपेयर हुआ और ओवरहॉलिंग हुआ, जिसको एमआरओ सेक्टर बोला जाता है, तो इसके लिए भारत सरकार ने एफडीआई कितना बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार के द्वारा ये एफडीआई बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। अब इसको मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ, इसका मेन मतलब क्या है। देखिए, मान लीजिए कि अभी तक एमआरओ सेक्टर में जो एफडीआई था वो 50% था। तो इसका मतलब ये है कि भारत में जितने भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस किए जा रहे हैं, रिपेयर किए जा रहे हैं या ओवरहॉल किए जा रहे हैं, इसमें 50% जो कंपनियों को जिम्मेदारी दी जाएगी वो भारतीय होंगी, और 50% एफडीआई है, तो इसका मतलब ये है कि 50% से ज्यादा दूसरे देशों की कंपनियां हमारे देश में नहीं आ सकती हैं। मतलब उनको 50% तक का मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। लेकिन अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 100% कर दिया है। तो सरकार का इसमें कहना है कि भारत के अंदर एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग और रिपेयर के क्षेत्र में ये कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि बेहतर से बेहतर सर्विस मिल सके। लेकिन एक बात और है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में पूरा 100% प्राइवेटाइजेशन करने को तैयार है। मतलब कहने का ये है 100% एफडीआई का मतलब है कि पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट भी दुनिया के दूसरे देशों की कंपनीज को जा सकते हैं। ऐसे में भारत की कंपनीज के पास एक भी कॉन्ट्रैक्ट ना आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। 100% एफडीआई का मतलब ये होता है। खैर, एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जीएसटी में भी बदलाव किया गया है। अभी तक एमआरओ सेक्टर में जो जीएसटी था ये 18% था, इसको घटाकर कर दिया गया है 5%। और जीएसटी घटाने का मतलब भी मेन उद्देश्य ये है कि दुनिया भर की जो कंपनीज हैं उन्हें आकर्षित किया जा सके हमारे देश में एमआरओ सेक्टर में। ये वही बात है जिसके बारे में अभी मैं शुरू में बात कर रहा था, गगनयान मिशन जो कि 2025 के लिए रेडी है पूरे तरीके से। इसमें नासा इसरो को सपोर्ट कर रहा है, और हमारी तरफ से जो इसके एस्ट्रोनॉट होंगे ये 4 लोगों की टीम तैयार करी गई है, और ये चारों इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट पायलट्स हैं। तो इनमें से किसको लीड एस्ट्रोनॉट के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो लीड करेंगे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। वैसे आपको बता दूं, इस मिशन से पहले ही इनका प्रमोशन हो गया है। अभी तक ये विंग कमांडर थे, अभी एक ग्रुप कैप्टन के पद के लिए प्रमोट कर दिए गए हैं। और शुभांशु शुक्ला के अलावा एक हैं जो कि रिजर्व में रखे गए हैं। इनका नाम क्या है? तो ये भी है ग्रुप कैप्टन पी बालाकृष्णन नायर। तो पी बालाकृष्णन नायर जो हैं ये एक तरीके से रिजर्व में रखे गए हैं कि इन केस अगर शुभांशु शुक्ला कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो उस केस में कमान संभालेंगे बालकृष्णन नायर। और इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, और इस टाइम पे इसरो चीफ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। क्या नाम है? डॉक्टर एस सोमनाथ। ये सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट हैं। एयर फ्रांस जो कि एक एविएशन सेक्टर कंपनी है, इनकी अपनी फ्लाइट्स वगैरह चलती हैं। तो इन्होंने भारत और मिडिल ईस्ट के पूरे मार्केट के लिए किसको जनरल मैनेजर के रूप में अपॉइंट किया है? तो अब से इनके नए जनरल मैनेजर होंगे स्टीफन गुमसली। क्या नाम है? स्टीफन गुमसली। और ये जिनकी जगह ले रहे हैं इनका नाम है साइमन स्कॉटले। साइमन स्कॉटले, इनकी जगह इन्होंने ली हुई है।
और एयर फ्रांस जो एयरलाइंस है इसकी स्थापना साल 2004 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस और इसके सीईओ हैं बेंजामिन स्मिथ। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक नई योजना शुरू करी गई है? इसका नाम है मुख्यमंत्री मय्यम सम्मान योजना। इसकी शुरुआत करी गई है झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है ये 16 अगस्त को किया जाएगा। ये योजना बेसिकली महिलाओं के लिए लॉन्च करी गई है। इस योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार ने 4,000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। ये जो पैसा है ये झारखंड की उन महिलाओं को मिलेगा जिन महिलाओं की उम्र 21 से 50 साल के बीच में हो। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, उनके जो घर की एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम हो। तो ऐसी महिलाओं को हर महीने उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा 1,000 रुपए का। ओके। और पूरे झारखंड के अंदर 48 लाख महिलाएं इसकी बेनिफिशियरी होंगी। झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? संतोष कुमार गंगवार इस टाइम पे गवर्नर है। झारखंड का एक फेमस नेशनल पार्क है जिसके बारे में कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क है। क्या बोलते हैं? बेतला नेशनल पार्क। केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत के लिए 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित करी है केंद्र सरकार ने? तो ये जो 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर है इनको 50,655 करोड़ रुपए की मदद से बनाया जाएगा। अब ये कौन कौन से कॉरिडोर हैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो है आगरा से ग्वालियर तक का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा। दूसरा कानपुर का रिंग रोड है इसके अंतर्गत। तीसरा जो है वो आपका रायपुर से रांची तक हाई स्पीड बनेगा। अयोध्या रिंग रोड है। चौथा अहमदाबाद रिंग रोड कॉरिडोर है। पांचवा इसमें होगा खड़गपुर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर। छठवां होगा गुवाहाटी। सातवां होगा नासिक से लेकर आपका खेड़ तक का, पुणे तक का। और जो आठवां इसमें होगा वो क्या, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में। इन सभी प्रोजेक्ट्स को अगर मिला दिया जाए तो टोटल कितनी लेंथ के रोड कॉरिडोर बनाए जाएंगे? 936 किलोमीटर के ये तैयार किए जाएंगे। ये कौन सी कंपनी है जिसने एचडीएफसी सिक्योरिटीज के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर ये इन्वेस्टमेंट के नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे भारतीयों और एनआरआईज के लिए? तो ये कंपनी है वेस्टेड फाइनेंस। इन्होंने एचडीएफसी सिक्योरिटीज के साथ मिलकर अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? जैसे कि एसआईपी का आपने नाम सुना होगा। हर महीने आपको पर्टिकुलर पैसा देना होता है और उसके बाद आपको एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। और इसमें ट्रेडिंग आवर्स भी रहेंगे कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कुछ आपको एक्स्ट्रा ट्रेडिंग आवर मिलेंगे डेली के। साथ में रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ये लॉन्च करेंगे। एचडीएफसी की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। इनमें से कौन सा देश है जिसने हाल ही में पूरे तरीके से अपने पूरे देश में इंस्टाग्राम को बैन कर दिया है? तो इंस्टाग्राम को बैन कर दिया गया है टर्की की गवर्नमेंट के द्वारा। तुर्की ने पूर्ण रूप से इंस्टाग्राम को इसलिए बैन किया है, दरअसल हाल ही में ये कौन सा देश है जिसने पूर्ण रूप से इंस्टाग्राम को बैन कर दिया है? तो ये देश है टर्की है। टर्की गवर्नमेंट के द्वारा अभी इसका रीजन नहीं बताया गया है कि इन्होंने इंस्टाग्राम को बैन क्यों किया है और ना ही इन्होंने ये क्लियर किया है कि कब तक के लिए बैन किया है। लेकिन अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि कुछ टाइम पहले फिलिस्तीन का जो मिलिटेंट ग्रुप है हमास, तो हमास के एक पूर्व अधिकारी है जिनका नाम है इस्माइल हनीये। इस्माइल हनीये की जब हत्या कर दी गई थी तो उसके बाद यहाँ पे टर्किश कम्युनिकेशन के एक ऑफिशियल हैं जिनका नाम है फहरेटिन अल्तुन। इन्होंने उस पर टिप्पणी जताई थी कि उनकी हत्या के बाद जो लोगों में जो रोष था और उसके बाद जो एक रैली निकाली जा रही थी उसको इंस्टाग्राम ने बैन कर दिया था, दिखाने से मना कर दिया था। तो इस वजह से आपत्ति जताई थी इन्होंने टर्किश कम्युनिकेशन के ऑफिशियल्स ने। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि टर्की गवर्नमेंट ने उसी बात को सेंटर में रखते हुए फाइनली इंस्टाग्राम को बैन कर दिया है। इस टाइम पर टर्की के अंदर 85 मिलियन लोग इंस्टाग्राम का यूज कर रहे थे जो कि अब डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे यूज इसका। टर्की की कैपिटल है अंकारा और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रेसेप तय्यिप एर्दोगन। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट के द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है निवाहिका। क्या नाम है? निवाहिका नाम का पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है और दरअसल ये जानकारी देगा डेटा मैनेजमेंट की। इसका मेन उद्देश्य ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलिकट के अंदर
जितने भी संस्थान आते हैं, जितने भी विभाग आते हैं, उन सब का डेटा ये एक ही पोर्टल पे एक्सेस किया जा सकेगा। तो एक तरीके से सारे काम को आसान करने के लिए न्यू पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। ये कौन सा देश है जो कि साउथ कोरिया के अंदर अमेरिका के द्वारा लीड किया जाने वाला यूनाइटेड नेशंस कमांड जो है, इसका 18वां सदस्य बन गया है? तो ये देश है जर्मनी। वैसे मैं आपको बता दूं, कोरिया में जो वॉर हुआ था, जो बेसिकली जो कोरियन वॉर है, ये 1950 से लेकर 53 तक रहा था। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो उसी दौरान 1950 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यहाँ पर शांति बनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस कमांड की स्थापना करी गई थी। फिर धीमे धीमे करके इसकी कमांड अमेरिका के हाथों में दे दी गई, और उसके बाद कई सारे मेंबर कंट्रीज इसके बनते चले गए, जो कि वहां पर पीस एंड सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो उसी बीच में जो जर्मनी है, जर्मनी ने पहले भी इस ग्रुप को सर्विस दी हुई है। जर्मनी ने, आपको मैं बता दूं, 1954 से लेकर 59 के बीच में सारी मेडिकल फैसिलिटी साउथ कोरिया को प्रोवाइड करी थी। उस टाइम तक जर्मनी इसका मेंबर नहीं था, और फाइनली अब 18वें सदस्य के रूप में जर्मनी इसमें शामिल हुआ है 2024 में। इस टाइम पर यूनाइटेड नेशंस कमांड जो है साउथ कोरिया की, इसके मेंबर कंट्रीज कई सारे हैं, जैसे कि ग्रीस हो गया, बेल्जियम, कोलंबिया, अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, डेनमार्क, इटली, नॉर्वे, ये सारे कंट्रीज इसके मेंबर कंट्रीज हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 का जोर शोर से चल रहा है। ये कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेनिस मेंस सिंगल गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो ये हैं नोवाक जोकोविक, सर्बिया के खिलाड़ी, और पूरे टेनिस जगत के सबसे ज्यादा टाइम पीरियड पर तक नंबर 1 पे रहने वाले खिलाड़ी हैं। खैर, 2024 नोवाक जोकोविक के लिए अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन अब ये अच्छा हो गया क्योंकि इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। वैसे नोवाक जोकोविक ने आज तक 24 से ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, बट आज तक इन्होंने ओलंपिक्स में कोई भी मेडल नहीं जीता था। ये इनका पहला गोल्ड मेडल है ओलंपिक्स के अंदर, और इन्होंने फाइनल में हराया कार्लोस अल्कराज को। और कई लोग ऐसे भी बोल रहे हैं न्यूज में और इंस्टाग्राम में, ट्विटर हैंडल पे, कि कार्लोस अल्कराज से नोवाक जोकोविक ने बदला ले लिया। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, इस बार का जो विंबलडन हाल ही में आयोजित किया गया है, उसमें कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविक को ही हराया था। खैर, ये बदला लेने वाली बात एक किनारे हो गई। नोवाक जोकोविक ने अपने करियर का पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के अंदर जीत लिया है। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी, इसमें भारत की तरफ से फ्लैग बियरर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? द वन एंड ओनली मनु भाकर। और मनु भाकर ने इस साल पेरिस ओलंपिक्स में 2 कांस्य पदक जीते हैं, 2 ब्रोंज मेडल। इवन इतना ही नहीं, भारत की आजादी के बाद मनु भाकर पहली ऐसी खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी, जिन्होंने ओलंपिक्स के एक ही सेशन में 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं, या 2 मेडल भी जीते हैं, आप ये भी बोल सकते हो। जो ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी है, ये 11 अगस्त को आयोजित करी जाएगी। तो मनु भाकर होंगी इसमें फ्लैग बियरर। भारत की ध्वजावाहक, जो कि झंडा लेकर पूरे हमारा जितना भी यूनिट है वहां पर गया हुआ है, उन सबको रिप्रेजेंट करेंगी। हाल ही में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के। और इस टाइम पर ये जो हैं, ये सशस्त्र सीमा बल के भी डायरेक्टर जनरल हैं, और बीएसएफ का अतिरिक्त पदभार भी इनको अब दे दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय से हाल ही में एक साथ ये ऑर्डर आया कि बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल और इनके डेप्यूटी स्पेशल डायरेक्टर जनरल वाई बी खुरानिया, इन दोनों को अतिरिक्त प्रभाव से इनके कैडर्स में वापस भेज दिया गया है ट्रांसफर करके, और दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ की भी कमान दे दी गई है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं बीएसएफ की स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी? जरा लिख के बताइए। दलजीत सिंह चौधरी जो है, ये 23 जनवरी 2024 को एसएसबी के डायरेक्टर जनरल बने थे। इनको इनकी सर्विसेज के अंदर 4 बार पुलिस गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, एक बार इनको अति उत्कृष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच परचेस कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अगर आप जीएस जीके के साथ रीजनिंग भी अवेल करना चाहते हैं, तो रीजनिंग का भी कंप्लीट बैच है,
ये 2 in 1 बैच है। ये वाला थंबनेल से आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 50% ऑफ चल रहा है, तो उसके लिए आप कोड लगा लीजिएगा HELP50, जहां से आपको ऑफर मिल जाएगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।